हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वाइटल साइन का रिस्पायरेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन क्या होता है? तो रिस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन पर्सन एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उसी को रिस्पायरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो रिस्पायरेशन के 3 पार्ट होते हैं। ठीक, कौन कौन? वेंटिलेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है परफ्यूजन। देखिए ये तीनों होता क्या है। सपोज डेट, देखिए ये हम लोग का क्या है, लंग्स है। ठीक है, तो ये लंग्स है और ये बाहर का दुनिया, बाहरी इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, हमारे पास ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन आने के बाद लंग्स में आया, लंग्स में आने के बाद कहाँ आया, एल्वियोली के पास। ठीक है, तो एल्वियोली के पास आया और एल्वियोली से क्या गुजरता है, यहाँ से कैपिलरी गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ कैपिलरी गुजरता है तो एल्वियोली से O2 कहाँ जाएगा, कैपिलरी में, और कैपिलरी में आ जाएगा तो ब्लड के थ्रू ये कहाँ जाएगा, अब सेल के पास जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग अलग अलग टर्म बोलते हैं। देखिए अगर इन्वायरमेंट से आया और लंग्स के पास गया, यानी कहाँ, इन्वायरमेंट से लेके लंग्स के बीच में आया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग या वेंटिलेशन। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से आया और लंग्स के पास आया तो उसको ब्रीदिंग बोलेंगे। और जब एल्वियोली के पास आ जाएगा, ठीक है, एल्वियोली के पास, और एल्वियोली से कहाँ जाएगा, ब्लड कैपिलरी में, एल्वियोली से कहाँ जाएगा, ब्लड कैपिलरी में, तो इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। और जब ये ब्लड कैपिलरी में है तो यहाँ से कहाँ जाएगा आपके, इसके बाद सेल में। ठीक है, तो सेल में जब जाएगा इसको क्या बोलेंगे, सेल या टिश्यू, तो इसको क्या बोलेंगे, परफ्यूजन। तो ठीक है, तो अब डिफिनीशन इसका देखते हैं वेंटिलेशन का। देखिए वेंटिलेशन है ब्रीदिंग का होता है, इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन इन्वायरमेंट एंड द लंग्स ऑफ पर्सन, यानी किसके किसके बीच के, इन्वायरमेंट और लंग्स ऑफ पर्सन के बीच में। ठीक है, तो O2 हम लोग लेते हैं और CO2 हम लोग छोड़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन या ब्रीदिंग। ठीक है, इसके बाद दूसरा टर्म क्या था, डिफ्यूजन। दूसरा पार्ट इसका डिफ्यूजन था। देखिए डिफ्यूजन इज द सेकेंड स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन इन विच गैसियस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन कैपिलरीज एंड एल्वियोली। ठीक है, तो यानी एल्वियोली ए हुआ और मेरा कैपिलरी ए हुआ, तो इसमें से O2 CO2 आदान प्रदान होगा, आएगा जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। इसके बाद क्या है तीसरा, परफ्यूजन। देखिए परफ्यूजन क्या होता है, जो परफ्यूजन होता है ना, ये परफ्यूजन इज द लास्ट स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन इन विच गैसियस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन कैपिलरीज एंड सेल। देखिए ये हम लोग का कैपिलरीज है और ये सेल है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में, कैपिलरीज और सेल के बीच में अगर गैसियस एक्सचेंज होता है, मान लो O2 आता है, CO2 जाता है, तो उसी को क्या बोलेंगे, परफ्यूजन। ठीक है, देखिए रिस्पायरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक होता है इंटरनल रिस्पायरेशन। जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। ठीक है, और जो इंटरनल रिस्पायरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। देखिए एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, जो पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है, तो वो एक्सचेंज कहाँ होता है, देखिए वो क्या होता है कि लंग्स और कैपिलरी के बीच में होता है। ठीक है, लंग्स बोलिए या एल्वियोली बोलिए और कैपिलरी के बीच में, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। जिसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल्वियोली और एल्वियोली या लंग्स और कैपिलरी है ना, एक कैपिलरी हुआ और ये एल्वियोलाई हुआ या ये लंग्स। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में होगा तो क्या हम लोग बोलेंगे, एक्सटर्नल। ठीक है, अब वहीं देखिए ये क्या हुआ आपका, इंटरनल रिस्पायरेशन था। इंटरनल रिस्पायरेशन को हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं, और इंटरनल रिस्पायरेशन मीन्स गैसेस एक्सचेंज एट सेलुलर लेवल, डेट इज कैपिलरीज एंड सेल में। ठीक है, कैपिलरीज और सेल के बीच में, यानी सेल बॉडी के बीच में होता है, उसको इंटरनल बोलते हैं या सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन कहाँ होता है, सेल में होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, इसको इंटरनल रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, और देखिए अब हम लोग नॉर्मल रिस्पायरेशन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिस्पायरेशन को यूपिनिया बोलते हैं। यू मतलब ट्रू यानी नॉर्मल, अपिनिया मतलब रिस्पायरेशन। ठीक है, तो नॉर्मल रिस्पायरेशन के क्या बोलेंगे, यूपिनिया। तो नॉर्मल रिस्पायरेशन, यूपिनिया, रेट्स ऑफ रिस्पायरेशन ऑफ नॉर्मल रिस्पायरेशन। ठीक है, देखिए नॉर्मल रिस्पायरेशन, अब देखिए न्यू बर्न में कितना रिस्पायरेशन होता है, तो 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट। न्यू बर्न में कितना होता है, 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट।
तो ठीक है, तो इसको याद करके रखना है कि न्यू बॉर्न में 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट होता है, वहीं एक साल में 26 से 30 ब्रीथ पर मिनट, एडल्सेंस में 20 ब्रीथ पर मिनट। जब एडल्ट आता है तो एडल्ट में 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। ठीक है, तो इसको किस किस को याद रखना है, न्यू बॉर्न को याद रखना है 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट, और एडल्ट का 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, और ओल्ड एज में 10 से 24 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, देखिए न्यू बॉर्न मतलब बच्चा जस्ट जन्म लिया 28 दिन तक न्यू बॉर्न बोलते हैं, तो उसमें कितना ब्रीथ होता है 30 से 40। फिर इसके बाद देखिए घटते 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 कितने पाया, एडल्ट में 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, और ओल्ड एज होने पर थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, और देखिए फीटस ब्रीथ लेते मतलब रिस्पायरेशन करता है कि नहीं, तो देखिए फीटस जो बच्चा होता है जो माँ के पेट में रहता है, तो उसमें क्या होता है कि जब पेट में बच्चा सांस नहीं लेता है, ठीक है, जब बच्चा बाहर आता है तब वो रोता है, जिससे उसका फेफड़ा फैल जाता है और काम करने लगता है। ठीक है, तो जब वह बाहर रोता है तो उसके शरीर बॉडी में ऑक्सीजन जाता है तब ब्रेन में पहुंचता है। ठीक है, तब फीटस पेट में बच्चा मतलब सांस नहीं लेता है। ठीक है, वो सारा काम प्लेसेंटा के थ्रू होता है। देखिए टोटल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml। देखिए ये टाइडल वॉल्यूम जो होता है 500 ml होता है। तब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, देखिए इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मतलब सांस लेना और छोड़ना एक बार में 500 ml होता है, इसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल ब्रीथ विदाउट एनी फोर्स। बिना कोई फोर्स लगाए हुए एक नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करना मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, जो कितना होता है 500 ml। ठीक है, इसके बाद डीप वेंटिलेशन देखिए इट इज़ द रिस्पायरेशन इन विच ए पर्सन इनहेल मोर देन द 500 ml। ठीक है, देखिए डीप वेंटिलेशन क्या होगा, गहरे यानी गहरे सांस लेना। ठीक है, तो गहरे सांस आदमी लेगा तो ऐसे तो नॉर्मली बिना जोर लगाए बिना किसी फोर्स के 500 ml आता है, अगर गहरे लेगा जोर लगा कर लेगा तो 500 ml से ज़्यादा आएगा। तो वही बोला कि 500 ml टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा किसमें, डीप रिस्पायरेशन में। वही एक आता है सैलो रिस्पायरेशन। देखिए सैलो रिस्पायरेशन में क्या होता है कि इस रिस्पायरेशन में ना मतलब हल्का हल्का आदमी ऊपर ऊपर सांस लेता है। ठीक है, तो इट इज़ द रिस्पायरेशन इन विच लेस देन 500 ml इन इनहेल। ठीक है, मतलब 500 ml से कम आएगा, क्योंकि धीरे धीरे सांस लेगा हल्का हल्का तो 500 ml से कम ही ना होगा, क्योंकि नॉर्मल लेता है 500, अगर धीरे से लेगा तो 500 ml से कम ही होगा, और ज़्यादा लेगा तो 500 ml से ज़्यादा होगा, जिसको डीप वेंटिलेशन बोलते हैं। इसके बाद होता है द रेशियो ऑफ रिस्पायरेशन एंड हार्ट रेट, तो होता है 1:4। देखिए इसका मतलब ये हुआ 1:4 में एक बार अगर ये आप सांस लेंगे तो 4 बार दिल धड़कता है। एक बार सांस लेने में कितने बार दिल धड़क जाता है, 4 बार। ठीक है, तो एक बार सांस लेने में 4 बार दिल धड़कता है। ठीक है, एब्नॉर्मलिटी ऑफ रिस्पायरेशन हम लोग देखते हैं। देखिए यूपीनिया को क्या बोलते थे, नॉर्मल रिस्पायरेशन। ठीक है, और एपनिया को अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग या कम्प्लीटली सीजेशन हो जाता है। ठीक है, कम्प्लीटली सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एपनिया। डिस्पिनिया, डिस जहाँ भी लग जाता है उसका मतलब होता है डिफिकल्टी। ठीक है, डिस जहाँ भी लग जाए उसका मतलब क्या होता है, डिफिकल्टीज। तो डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग डेट इज कॉल्ड डिस्पिनिया। देखिए एक ऑर्थोपिनिया होता है। देखिए ऑर्थोपिनिया मतलब क्या होता है कि अगर कोई बैठकर सांस ले रहा है ना तो ठीक है, अगर वो सो कर लाइंग यानी सो कर सांस ले रहा है, ठीक है, सो कर या बैठ के सीटिंग, तो बैठ के सांस ले रहा है तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है, यहीं उसको उठा दिया जा रहा है यानी पोजीशन चेंज कर दिया जा रहा है तो सांस अच्छे से लेने लगता है, तो उसी को ऑर्थोपिनिया बोल देते हैं। इट इज़ द ब्रीदिंग डिफिकल्टी इन विच ए पर्सन हैव ए प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग व्हेन लाइंग, मतलब लेटा हुआ है तब उसको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, या सीटिंग बट गेट चेंज पोजीशन, मतलब रिलैक्सड व्हेन चेंजिंग पोजीशन, जब पोजीशन अपना चेंज करता है तो वह रिलैक्स हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति सोया है या लेटा है तो उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, जब वो व्यक्ति बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है तो उसको आराम मिलता है, और तो उसी को ऑर्थोपिनिया बोलते हैं। ठीक है, मतलब पोजीशन चेंज करने पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम से राहत मिलती है। एक होता है हाइपर वेंटिलेशन। देखिए हाइपर वेंटिलेशन कब बोलेंगे, जब देखिए नॉर्मली कितना होता है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। ठीक है, तो इट इज ए कंडीशन इन विच द पर्सन इनहेल्स मैक्सिमम एयर,
बाय इंक्रीज रेट ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है, तो एंड डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन। इस कहने का सारा मतलब ये हुआ कि जल्दी जल्दी सांस लेना और गहरा गहरा सांस लेना, ठीक है। तो इससे बॉडी में क्या होता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, जो कि अगर बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन भी आ जाता है ना तो वो भी हम लोग के बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। उससे क्या होता है, हम लोग के बॉडी में हल्के लॉसिस हो जाता है। और वहीं अगर हम लोग के बॉडी में ज़्यादा CO2 हो जाता है तो एसिडोसिस हो जाता है, ठीक है। तो यदि ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन में ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेगा तो उससे क्या हो जाएगा, रिस्पिरेटरी अल्केलोसिस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वेंटिलेशन देखते हैं। तो 12 से 20 होता है ना, तो इसमें कम लेता है, ठीक है, मतलब 12 से कम लेता है तो इसको हाइपो वेंटिलेशन बोलते हैं, और 20 से ज़्यादा होता है हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। अब इसमें देखिए इट मीन्स डिक्रीज मिनट वेंटिलेशन, डिक्रीज इन रिस्पिरेटरी रेट एंड रिस्पिरेटरी रेट ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ कि अगर 12 से 20 तो नॉर्मल हुआ और इससे कम सांस ले रहा है तो उसको हाइपोवेंटिलेशन बोलेंगे, ठीक है। देखिए अगर इससे हाइपोवेंटिलेशन से क्या होता है, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब देखिए ज़्यादा ऑक्सीजन अगर बॉडी में रहेगा तो रिस्पिरेटरी अल्केलोसिस होगा, अगर ज़्यादा CO2 रहेगा तो रिस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ टर्म है, इस टर्म क्या है, एस्फाइक्सिया, ठीक है। एस्फाइक्सिया मतलब दम घुटना या सफोकेशन होना, ठीक है, सफोकेशन होने लगना है, दम घुटना, ठीक है। तो इट मीन्स द स्टेट ऑफ सफोकेशन या चॉकिंग, ठीक है। इसके बाद टैकीपेनिया, ठीक है। एक टैकी होता है, एक ब्रेडी होता है, ठीक है। टैकी मतलब होता है ज़्यादा, अब ब्रेडी मतलब कम होता है, ठीक है। तो इट इज ए कंडीशन इन विच ब्रीदिंग रेट राइज अबव 24 ब्रीथ्स पर मिनट से, मतलब 24 ब्रीथ्स पर मिनट से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, टैकीपीनिया। और वहीं जो अगर 10 ब्रीथ्स पर मिनट से कम हो जाता है उसको ब्रेडीपीनिया बोलेंगे, ठीक है। देखिए एक साई होता है, साई क्या होता है, देखिए लंबा सांस लेना और लंबा सांस छोड़ना, कब, जब इमोशनल टेंशन होता है तब, ठीक है। तो इट इज़ द कंडीशन कॉज्ड बाय इमोशनल टेंशन इन विच द मैक्सिमम इनहेल एंड मैक्सिमम एक्सहेल अकर्स, डेट इज कॉल्ड साई। इसके बाद होता है एनोक्जिमिया, ठीक है। देखिए अगर इमिया कहीं भी आए तो उसके लिए हम लोग ब्लड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एनोक्जिमिया मतलब, या इसको एनोक्जिमिया को हम लोग एनोक्जिया बोलते हैं, ठीक है। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ, इन द टिश्यू, डेट इज कॉल्ड एनोक्जिमिया या एनोक्जिया। और वहीं एनोक्जेमिया हो जाएगा, यानी EMI हो जाएगा, तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन ब्लड, जहाँ इमिया लग जाएगा वहाँ ब्लड हो जाएगा, तो एनोक्जेमिया मतलब इनसफिशिएंट ब्लड इन ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद वो हाइपोक्जिया, हाइपोक्जिया मतलब होता है लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, वहीं हाइपोजेमिया लग जाएगा तो लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइनोसिस क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी पार्ट इज कॉल्ड साइनोसिस, ठीक है। तो जिससे सेंट्रल साइनोसिस होता है, एक एक्रोमियल साइनोसिस होता है। देखिए एक्रोमियल जो साइनोसिस होता है ना, उसमें ना हाथ पैर नीला पड़ जाता है, मतलब एक्सट्रीमिटी जितना भी है ना, जैसे हाथ पैर वो नीला पड़ जाता है। सेंट्रल साइनोसिस में क्या होता है कि मिडिल पार्ट, जैसे कि मिडिल पार्ट या सुपेरियर ऑफ बॉडी, जैसे कि लिप्स हुआ, टंग हुआ, चीक हुआ, ये सब ब्लूइश कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आता है एक बायोट्स रिस्पायरेशन, बायोट्स रिस्पायरेशन, बीच से यहाँ ब्रेन प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बीच से यहाँ ब्रेन प्रॉब्लम से हम लोग याद कर सकते हैं। तो बायोट्स रिस्पायरेशन में अगर ऑप्शन देगा क्वेश्चन में तो ब्रेन प्रॉब्लम होगा तो उसको टिक लगा देंगे। देखिए मान लीजिए यूपनिया, ये मेरा नॉर्मल रिस्पायरेशन है, तो एक बार क्या करें कि हम लोग मैक्सिमम इनहेल कर रहे हैं, मैक्सिमम एक्सहेल, मैक्सिमम इनहेल मतलब ज़्यादा सांस जो जोर से ले रहे हैं, जोर से छोड़ रहे हैं, ठीक है। और बीच में क्या हो रहा है कि एकदम सांस आदमी नहीं ले रहा, एपनिया आ गया, बीच में पॉज हो गया, रुक गया, यानी एपनिया का स्टेज आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि मैक्सिमम इनहेल कर रहा है, फिर मिनिमम इनहेल, फिर एपनिया, फिर ऐसे ही चलते जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, बायोट्स रिस्पायरेशन। इट इज एबनॉर्मल रिस्पायरेशन इन विच पेशेंट मैक्सिमम इनहेल एंड मैक्सिमम एक्सहेल आफ्टर विच
एपनिया अकर्स इन बिटवीन ब्रीदिंग, ठीक है। बायोट्स रिस्पायरेशन इज सीन इन ब्रेन इंजरी पेशेंट, ठीक है। बी से ब्रेन इंजरी, बी से बायोट्स। इसके बाद होता है काइम स्ट्रोक रिस्पायरेशन। जो काइम स्ट्रोक रिस्पायरेशन होता है ना, तो इसको इसी से कार्डियक प्रॉब्लम में देखने को मिलता है। देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मेरा नॉर्मल रिस्पायरेशन है, मतलब यूपनिया है, तो क्या होगा देखिए, अब ये डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन इसका देखिए थोड़ा सा रहा है, फिर बढ़ गया, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा, मतलब बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे पहुंच गया, फिर थोड़ा घटा, फिर थोड़ा घटा, फिर एक बीच में ऐसा स्टेज है जहाँ सांस नहीं ले पा रहा है, पॉज हो गया, यानी एपनिया हो गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे ले रहा है, बढ़ रहा है, फिर एक मैक्सिमम पे पहुंचा, फिर घट रहा है। तो इसको हम लोग इंटरमिटेंट रिस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं। काइम स्ट्रोक रिस्पायरेशन को हम लोग इंटरमिटेंट रिस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और पॉइजनिंग में भी देखने को मिलता है काइम स्ट्रोक रिस्पायरेशन, ठीक है। तो इट इज एबनॉर्मल रिस्पायरेशन सीन इन कार्डियक पेशेंट ठीक है। इन काइम स्ट्रोक रिस्पायरेशन ए पर्सन एंड पेशेंट स्टार्ट टेकिंग ब्रीथ at increasing depth of respiration such that inhale and exhale the rate increasing along with the apnea in between। यानी देखिए बीच में एपनिया स्टेज आ रहा है ना, इसी को काइम स्ट्रोक रिस्पायरेशन या इसको इंटरमिटेंट रिस्पायरेशन बोलते हैं। और आपका एक होता है कुस्मोल रिस्पायरेशन। कुस्मोल रिस्पायरेशन के से क्या होता है, कीटो एसिडोसिस, ठीक है, मतलब किडनी खराब है। कीटो कैसे, कीटो एसिडोसिस या कैसे किडनी, ठीक है। तो कीटो एसिडोसिस में यानी किडनी खराब है, तो ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए इनॉर्मल यूपनिया है, तो लंबा सांस ले रहा है, लंबा छोड़ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, कुस्मोल रिस्पायरेशन, ठीक है। तो इन कुस्मोल रिस्पायरेशन द पेशेंट मैक्सिमम इनहेल और मैक्सिमम एक्सहेल द ब्रीदिंग, ठीक है। इट इज सीन इन द कीटो एसिडिक पेशेंट रेट एंड डेप्थ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखिए बेस्ट पोजीशन इन ब्रीदिंग इज कार्डियक पोजीशन, ठीक है। कार्डियक पोजीशन या फॉलोअर पोजीशन होता है। देखिए कार्डियक पोजीशन बैठा दिया पेशेंट को, दोनों हाथ टेबल पर रख के, तो फॉलोअर पोजीशन या कार्डियक पोजीशन बेस्ट पोजीशन होता है ब्रीदिंग के लिए। इसको देखिए अगर किसी तरह पेशेंट आया तो हम लोग का पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा, ऑलवेज प्रोवाइड ऑक्सीजन इन ऑल टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन लेवल इन बॉडी इज मेजर्ड बाय पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। द पल्स ऑक्सीमीटर शोन SpO2 सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन। नॉर्मल SpO2 एबव 95 होता है, ठीक है। तो वाइटल साइन हम लोग का कंप्लीट हो गया। और कोई आपको टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर भेजिए, आपको सारा टॉपिक हम भेज देंगे, सारा टॉपिक का ऐसे ही नोट्स आपको बता देंगे, ठीक है। और रिवीजन करने के लिए बेस्ट है।